जापान के हिरोशिमा में आज एक ऐसी तस्वीर दिखी जिससे चीन और पाकिस्तान जल उठे। इसके साथ ही दुनिया ने भारत की बढ़ती ताकत को भी देखा, क्योंकि पीएम मोदी जब हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के वर्किंग सेशन में पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने उनका शानदार स्वागत किया। शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे पीएम मोदी जब हॉल में बैठे थे तो उनकी एक तरफ दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे, लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति हॉल में आए तो वो पीएम मोदी की ओर बढ़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने का पता चलने पर तुरंत पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे। बाइडेन ने पीएम मोदी को गर्मजोशी के साथ गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी तरफ थी, ऐसे में वो सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए। गले मिलने के बाद बाइडेन और पीएम मोदी ने एक दूसरे के हाथ को थामे हुए कुछ बातचीत भी की। शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेता शामिल थे, लेकिन बाइडेन सिर्फ पीएम मोदी के पास आए और उन्हें गले लगाया। गर्मजोशी भरी इस मुलाकात के कई कूटनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। इस दौरान वो ऋषि सुनक से भी गले मिले। हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सबकी नजरें टिकी रहीं पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात पर, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के बीच पहली मुलाकात हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भरोसा दिया कि युद्ध के समाधान के लिए उनसे जो बन पड़ेगा करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि वो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लोगों का दर्द समझते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध उनके लिए राजनीति नहीं मानवता का मुद्दा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़ेंगे, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। भारत ने कई मौकों पर रूस और यूक्रेन दोनों से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आग्रह किया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देशों के नेताओं ने G7 की बैठक में यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस को और ज्यादा सजा देने का संकल्प लिया। इसके साथ ही G7 के नेताओं ने कहा है कि यूक्रेन के लिए उनका समर्थन कम नहीं होगा। G7 के नेताओं ने कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के विरोध में एक साथ खड़े होने का संकल्प लेते हैं। G7 के नेताओं ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन कर रहा है। G7 की बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि वो बाकी दुनिया पर रूस के युद्ध के प्रभाव की निंदा करते हैं। अपने बयान में G7 के नेताओं ने कहा कि वो शांति के प्रतीक हिरोशिमा में यूक्रेन में जल्द से जल्द स्थायी शांति लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। G7 के नेताओं ने कहा कि रूस ने इस युद्ध की शुरुआत की थी और इस युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड समूह हिंद प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि यह मंच वैश्विक भलाई, लोगों के कल्याण, समृद्धि और शांति के लिए प्रयास करना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम एक मत हैं कि हिंद प्रशांत की सुरक्षा और सफलता केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 2024 में क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करने में भारत को खुशी होगी कि क्वाड वैश्विक भलाई, मानव कल्याण, शांति और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहेगा। 2024 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन भारत में करने में हमें खुशी होगी। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। किशिदा के ही विशेष निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं।
लेकिन सम्मेलन में शामिल होने से पहले फूमियो किशिदा और पीएम मोदी ने अलग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें व्यापार, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत जापान मित्रता को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने किशिदा को G7 के शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और G7 समिट में आमंत्रित करने पर भी आभार जताया। इस दौरान पीएम मोदी ने हिरोशिमा में लगाए गए बोधि वृक्ष की भी चर्चा की। बोधि वृक्ष का सैंपल आपको दिया था, जिसको आपने हिरोशिमा में लगाया, मैं समझता हूँ जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, भारत के जापान के संबंधों को तो मजबूती देगा ही देगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये वो वृक्ष है जो बुद्ध के विचारों का अमरत्व प्रदान करता है। पीएम मोदी और किशिदा ने भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात और द्विपक्षीय बातचीत की। वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल से भी मिले और यून सुक योल और पीएम मोदी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने व्यापार और निवेश, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने हिरोशिमा में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज से मुलाकात भी की। दोनों ने सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। इसके अलावा पीएम मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी से भी मिले। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूत संबंधों को प्राथमिकता देता है। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जलवा दिखा। वो विश्व के कई नेताओं के साथ बातचीत और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करते दिखे। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस बातचीत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी मौजूद थे। पीएम मोदी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन से भी मिले। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनकी शानदार बातचीत हुई। G7 देशों और अन्य आमंत्रित देशों के नेताओं के साथ फोटो सेशन में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। लेकिन इससे पहले हिरोशिमा के मेयर के साथ पीएम मोदी पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहां पीएम मोदी ने पहले बापू की प्रतिमा का अनावरण किया, फिर उन्हें श्रद्धा सुमन चढ़ाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध और गांधी की धरती ने दुनिया को शांति का संदेश दिया। बुद्ध और गांधी की धरती जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि बापू के बताए रास्तों पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके G7 के जो सदस्य देश या और देश आज हिरोशिमा में मौजूद हैं, उन्हें सबसे पहले शांति का ही संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श जलवायु परिवर्तन की लड़ाई को जीतने का बेहतरीन रास्ता है। आज विश्व क्लाइमेट और आतंकवाद की लड़ाई से जूझ रहा है। पूज्य बापू के आदर्श क्लाइमेट के साथ जो लड़ाई है, उसे जीतने का उत्तम से उत्तम मार्ग है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी हिरोशिमा का नाम सुनते ही दुनिया कांप जाती है। हिरोशिमा के पीस मेमोरियल पार्क में जहां पीएम मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया, वहां वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले।
और इनमें से कुछ लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। लेकिन भारतीय समुदाय से बातचीत से पहले पीएम मोदी ने उनसे महात्मा गांधी अमर रहें के नारे लगवाए। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने मौके पर मौजूद लोगों और बच्चों से बातचीत की। कुछ बच्ची यहाँ पर हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कोई पेंटिंग है, उस पेंटिंग को पीएम मोदी देख रहे हैं। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग काफी खुश थे। मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा और एक अलग सी ऊर्जा पैदा हुई। जापान में रहने वाले भारतीयों का कहना था कि पीएम मोदी ने विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। विश्व के नेताओं से मुलाकात के अलावा पीएम मोदी ने हिंदी और पंजाबी के मशहूर भाषाविद प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी बेहद ही गर्मजोशी के साथ मिज़ुकामी से मिले। मिज़ुकामी ने जापान में छपी कुछ मैगजीन भी पीएम मोदी को भेंट की और पीएम मोदी ने प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी से उनके हाल के भारत दौरे को लेकर बातचीत की। किस तरफ हो गया है? गोवा में सम्मेलन था, उसके पहले फिजी भी गया था। अच्छा। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी के साथ बातचीत करके खुशी हुई। उन्होंने जापान के लोगों के बीच भारतीय संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के कई प्रयास किए। मिज़ुकामी ने पीएम से जापान में अगला हिंदी सम्मेलन कराने की मांग की। मैंने पूछा, अगला विश्व हिंदी सम्मेलन जापान में हो तो बहुत अच्छा होगा, आपका सहयोग चाहिए, आपकी सहायता चाहिए। तो उन्होंने हाँ कर दिया। पीएम मोदी ने जापानी चित्रकार हिरोरो ताकायामा से भी मुलाकात की। इस दौरान ताकायामा ने अपनी कलाकृति पीएम मोदी को भेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि ताकायामा ने भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। पीएम मोदी 6 दिन की विदेश दौरे पर हैं। जापान के बाद वो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी भी जाएंगे। पीएम मोदी 3 दिन के जापान दौरे पर हैं, यानी कि 21 मई तक वो हिरोशिमा में ही रहेंगे। 21 मई तक उन्हें जापान में ही रहना है। 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी की पापुआ न्यू गिनी का उनका दौरा शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी यहां इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कॉर्पोरेशन समिट की तीसरी बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए रवाना होंगे, जहां पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सीईओ और शीर्ष उद्योगपतियों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके साथ ही वो सिडनी में एक विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से मुखातिब भी होंगे। और G7 समिट में हिस्सा ले रहे पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फटकार लगाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान से सामान्य संबंध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा। विश्व के 7 बड़े और ताकतवर देशों की बैठक से पहले पाकिस्तान पर दिया गया पीएम मोदी का यह बयान पाकिस्तान को रास नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते दिखे। पाकिस्तान मूल के बिजनेसमैन साजिद तरार ने यह भी कहा कि मोदी की विदेश नीति का ही कमाल है कि अब अमेरिका भारत से पूछे बिना पाकिस्तान से बात भी नहीं करता। पाकिस्तान मीडिया की माने तो पीएम मोदी की विदेश नीति का कोई सानी नहीं है। बकौल पाकिस्तानी मीडिया, नरेंद्र मोदी की वजह से G7 में भारत को विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया, जबकि चीन को दूर कर दिया गया। पाकिस्तान के जानकारों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती दूरियों का भारत ने पूरा फायदा उठाया। उसने विश्व के बड़े मंचों पर चीन की जगह ले ली। पाकिस्तान के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि अमेरिका अगर और ज्यादा कमजोर हुआ तो भारत ग्लोबल लीडर भी बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारिकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। गृह मंत्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने LOC के करीब एक घुसपैठिए को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घुसपैठिए से IED और नशीला पदार्थ बरामद किया। G20 समिट से पहले आज श्रीनगर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। G20 शिखर सम्मेलन को पर्यटन उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 7 दिनों से जारी खींचतान आज थम गई। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के 7 दिन के बाद आखिरकार नई सरकार का गठन हो गया और सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। भगवान को न मानने वाले सिद्धारमैया ने इस बार भारत के संविधान के नाम पर शपथ ली।
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ वहीं शपथ ग्रहण से पहले मंच पर एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला। जब सिद्धारमैया को शपथ के लिए मंच पर बुलाया गया तो वो शपथ लेना ही भूल गए। हालांकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें याद दिलाया, जिसके बाद वो माइक की तरफ लौटे। तो ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ। शपथ लेना ना इसके बाद सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिद्धारमैया के अलावा डीके शिवकुमार की भी आज ताजपोशी हो गई। कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर घमासान छिड़ा था, जो पार्टी हाईकमान की सहमति से सुलझ गया और डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम पद को लेकर राजी हो गए, जिसके बाद आज उन्होंने खुशी खुशी डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया और हजारों लोगों की मौजूदगी में पद और गोपनीयता की शपथ ली। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ डीके शिवकुमार के अलावा डॉक्टर जी परमेश्वर, के.एच. मुनियप्पा, के.जे. जॉर्ज और एम.बी. पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। वहीं सतीश जारकीहोली, प्रियांक खरगे, रामालिंगा रेड्डी और जमीर अहमद खान ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद उत्साह से लबरेज राहुल गांधी मंच पर जनता के सामने आए। राहुल गांधी ने ऐलान किया कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने जो वादे किए थे उन्हें पहली कैबिनेट में ही पूरा किया जाएगा और 1-2 घंटे में ही 5 वादे कानून बन जाएंगे। 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कर्नाटक में मोहब्बत जीत गई है और नफरत के बाजार में लाखों लोगों ने मोहब्बत की दुकानें खोल दी हैं। कि नफरत को हरा दिया। नफरत के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं। वहीं राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों, दलितों और समाज के हर वर्ग के लिए काम करेगी। राहुल गांधी ने मंच से 5 वादे पूरे करने की घोषणा की तो उनके इस ऐलान का असर भी दिखा। सिद्धारमैया कैबिनेट की पहली बैठक में ही 5 गारंटी मंजूर कर ली गई हैं। सरकार अब कैबिनेट की बैठक के बाद इसे लागू करने के लिए आदेश पारित करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि 5 गारंटी किन लोगों के लिए होंगी और उनका लाभ कौन कौन से लोग और किस तरह से उठा सकेंगे। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में आज विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। विपक्षी पार्टियों के कई दिग्गज नेता शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, जिन्होंने एक साथ मंच साझा किया और बेंगलुरु के कांतीरावा स्टेडियम से जो तस्वीरें आई उन्हें 2024 से पहले विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, सीपीआई महासचिव डी राजा, सीताराम येचुरी और कमल हसन शामिल हुए। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी हिस्सा लिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कर्नाटक में मिली जीत के साथ ही कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है और दक्षिण से लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस ने सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को शक्ति प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की और इसके लिए विपक्ष के कई कद्दावर नेताओं को बुलाया। यही वजह है कि पार्टी जहां जहां कुछ क्षेत्रीय दलों से सीधे मुकाबले में है, उन दलों के नेताओं को उसका न्योता नहीं भेजा गया। चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सियासी जमीन हथिया ली और इसके नेता अरविंद केजरीवाल हैं, इसीलिए केजरीवाल को शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया गया। इसकी एक और वजह केजरीवाल को पार्टी द्वारा पीएम पद का दावेदार बताया जाना भी रहा। यही नहीं, पंजाब में कांग्रेस से सीधी टक्कर होने की वजह से वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी नहीं बुलाया गया। वहीं खुद को पीएम पद का दावेदार मानने वाले तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को भी शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण नहीं भेजा गया। कांग्रेस ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन को भी न्योता नहीं भेजा और कांग्रेस से अलग होकर अपनी सियासी राह बनाने वाले आंध्र प्रदेश के सीएम
जगन मोहन रेड्डी को भी न्योता नहीं भेजा गया। इसी तरह बीएसपी प्रमुख मायावती भी समारोह में नहीं पहुंची, जिसकी वजह उन्हें नहीं बुलाया जाना बताया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का नाम भी उन नेताओं में शुमार रहा जिन्हें शपथ ग्रहण देखने का न्योता नहीं दिया गया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कांग्रेस की तरफ से न्योता तो भेजा गया, लेकिन उन्होंने खुद ही इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। और कर्नाटक में शपथ ग्रहण पूरा करने के बाद सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार दोपहर को विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने विधानसभा में मत्था टेका और जैसे ही वो कर्नाटक विधानसभा के पास पहुंचे, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा की सीढ़ियों पर झुकते हुए माथा टेका और नमन किया। इसके बाद डीके शिवकुमार आगे बढ़े और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। विधानसभा के अंदर घुसने से पहले डीके शिवकुमार ने मीडिया के कैमरों के सामने विक्ट्री साइन भी दिखाया और फिर विधानसभा परिसर में दाखिल हो गए। कांग्रेस को सियासत की जिस बिसात से कर्नाटक में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, उसे वो 2024 के चुनावों तक किसी भी कीमत पर बिखेरना नहीं चाहती। इसीलिए मंत्रिमंडल में जातीय गणित साधने की भी पूरी कोशिश की गई। और जिन 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें 3 एससी से, 2 अल्पसंख्यक समाज से, 1 रेड्डी, 1 लिंगायत और 1 एसटी वाल्मीकि चेहरा शामिल है। कर्नाटक के नए सीएम बने सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से हैं, जबकि डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं। जी परमेश्वर कर्नाटक का एक बड़ा दलित चेहरा है। वहीं KH मुनियप्पा और प्रियांक खरगे भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। MB पाटिल का संबंध लिंगायत समुदाय से है। जमीर अहमद खान और KJ जॉर्ज का ताल्लुक अल्पसंख्यक समुदाय से है। सतीश जरकीहोली वाल्मीकि समाज यानी अनुसूचित जनजाति से आते हैं। वहीं रामालिंगा रेड्डी का संबंध रेड्डी जाति से है। मंत्रिमंडल के विस्तार में सभी जातियों को कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस यही हथकंडा अपनाएगी। दिल्ली सरकार के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर जारी केंद्र सरकार के अध्यादेश पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दिल्ली में लोकतंत्र की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता को तमाचा मारा है। चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट बंद हो और उसके बाद ये अध्यादेश लेके आए। अंदर खाने ये भी जानते हैं कि ये अध्यादेश 5 मिनट भी टिकने वाला नहीं है। तो क्या इस अध्यादेश की लाइफ केवल 1.25 महीने की है जब तक सुप्रीम कोर्ट बंद है? आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केजरीवाल से डर गई है, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया। भारतीय जनता पार्टी से ये सहन नहीं हुआ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सहन नहीं हुआ कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने ताकत दे दी। इससे पहले दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर दिल्ली सरकार के पास रहेगी, जिसे केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और अब इसी मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा और इसमें मुख्यमंत्री का सीधे कोई अधिकार नहीं होगा। इसी अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। इस बीच केंद्र सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। वहीं बीजेपी नेताओं ने अध्यादेश को सही ठहराया। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि अध्यादेश का विरोध इसलिए किया जा रहा है ताकि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छिपा सकें। उनकी सिर्फ एक मात्र चिंता है कि जो लोग हमारे भ्रष्टाचार की जांच कर रहे हैं, किस प्रकार से उनको डराया जाए, धमकाया जाए और ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए इनको ट्रांसफर पोस्टिंग में परेशान किया जाए। बीजेपी ने यह दावा भी किया कि कोर्ट के आदेश के बाद कई अफसरों से बदसलूकी की गई थी। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए जो अध्यादेश जारी किया, उसके मुताबिक राजधानी में सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा, जो ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस का काम देखेगा। केंद्र के अध्यादेश में कहा गया कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और यहां की सरकार राष्ट्रपति के अधीन है।
चूंकि दिल्ली में विदेशी दूतावास और उच्चायोग भी है, इसलिए यहां की हर हलचल पर दुनिया भर की नजर रहती है। इसलिए आईएएस और दानिश अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जा रही है और इस राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और गृह सचिव इसके सदस्य होंगे और राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विस अथॉरिटी में बहुमत के आधार पर फैसले होंगे और विवाद की स्थिति में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का मान्य होगा। अगर एलजी किसी फैसले से सहमत नहीं होंगे तो वो उस पर फिर से विचार करने के लिए अथॉरिटी को लौटा सकते हैं, लेकिन अगर अथॉरिटी फिर से वही फैसला भेज दे तो एलजी को मंजूरी देनी होगी। अथॉरिटी की बैठक के वक्त और तारीख के लिए अध्यक्ष मंजूरी देंगे। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने 1 जून को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवानों का आरोप है कि पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं अब पहलवानों ने 1 जून को इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक हेड कांस्टेबल की हत्या की कोशिश की गई। बदमाशों ने स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल पर फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरठ में एक महिला जेसीबी मशीन के नीचे आने से बाल बाल बची। बाइक का संतुलन बिगड़ने के बाद महिला जेसीबी के बेहद करीब जा गिरी, लेकिन गनीमत रही कि जेसीबी सिर्फ उसके दुपट्टे के ऊपर से गुजर गई और महिला की जान बच गई। अमृतसर में बीएसएफ ने फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की। बीएसएफ के जवानों ने बॉर्डर के करीब 2 ड्रोन्स को मार गिराया। इन ड्रोन से 600 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया। 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने के भारतीय रिजर्व बैंक के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे को नोटबंदी से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस फैसले को जनता के हित में बताया। बहुत अच्छा है और ये जो रिजर्व बैंक की पॉलिसी होती है, कब कौन नोट निकालना कब छोड़ना, ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट वापसी का है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने इसे आरबीआई का लिया हुआ फैसला बताया। ये एक तो ये सेल्फ डिपेंडेंट डिसीजन है आरबीआई का, केंद्र सरकार से इसमें कुछ लेना देना नहीं। उधर कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया। इसमें केवल आम आदमी को दिक्कतें आने वाली हैं, बड़े लोगों को कोई परेशानी नहीं होती। पहले भी जब नोटबंदी हुई थी सबने उसका नतीजा देखा है, सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी हुआ। कांग्रेस ने दावा किया कि इस फैसले से जनता एक बार फिर परेशान होगी। 2000 रुपए के नोट बंद करने के फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए। ओवैसी ने पूछा कि जब नोट बंद करना ही था तो उसे जारी ही क्यों किया गया। ओवैसी ने भी केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा कि क्या सरकार 500 के नोट भी बंद करने वाली है। नोटबंदी में बिल गेट्स की संस्था की क्या भूमिका है। ओवैसी ने पूछा कि 70 करोड़ भारतीयों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो डिजिटल पेमेंट कैसे करें। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का विरोध जताते हुए रैली निकाली और इस दौरान नकली नोटों को जमीन पर फेंककर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। विरोधियों के हमलों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करते हुए इसे सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया। ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है और इससे आम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। आम लोगों के पास तो 2000 का नोट ही नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस फैसले का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनके पास 2000 के नोट ज्यादा भरे हुए हैं। यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि मनमानी है, तानाशाही है, समझदारी इसमें कौन सी मनमानी है, तानाशाही है। इसका मतलब है कि उनके यहाँ नोट कुछ ज्यादा भरा हुआ है क्या? परेशानी उन्हीं लोगों के हैं जहाँ 2000 का नोट ज्यादा भरा हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से जुड़े लोग ही इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। 2000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह एक नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। लेकिन आरबीआई ने साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी, जिसके बाद से ये नोट बाजार में दिखने बंद से हो गए और अब इसे चलन से निकाल देने के फैसले का आम लोगों ने स्वागत किया। ये अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। लोगों ने जो पैसा दबा कर 2-2 हजार के नोट रख रखे हैं वो निकलेंगे।
मध्य प्रदेश में लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। इसका आम आदमी और मध्य वर्ग पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसा लगता है ज्यादा प्रभाव राजनेताओं पर पड़ेगा। दिल्ली में लोगों ने इस फैसले को ब्लैक मनी पर कड़ा प्रहार बताया। ब्लैक मनी का जो काला धंधा होता है ये सारे बड़े नोटों से ही होता है, और उस समय एक लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि पैसा चाहिए था, तो बड़े नोट छापना सरकार की एक मजबूरी भी थी साथ में। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब इसको तुरंत बंद किया। ये अच्छा कदम है देश के लिए। आम लोगों के मुताबिक इस फैसले से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय से उन्होंने 2000 का नोट देखा ही नहीं। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलने के निर्देश दिए हैं। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। लिहाजा जिनके पास 2000 रुपए के ज्यादा नोट हैं, वो उन्हें सीधे अपने खाते में जमा करा सकते हैं। इस बीच कारोबार जगत से जुड़े लोगों ने भी माना कि इस फैसले से कोई परेशानी नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन हो या रियल एस्टेट हो या जैसे ग्रामीण या एग्रीकल्चर हो, ग्रामीण भाग में जो है, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स या जो होते हैं वो भी काफ़ी मंडी वगैरह में अगर अपना कैश में ट्रांजैक्शन करते तो उसमें थोड़ा एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आ सकता है, बट वो भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से 3-6 महीने में ठीक होना चाहिए। उधर लुधियाना की कारोबारियों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कारोबार में तेजी आएगी। मतलब यह फैसला बहुत अच्छा फैसला है। व्यापार के अंदर बहुत उछाल आया, एकदम ही बहुत ज्यादा। पंजाब की मोगा में आढ़तियों ने इस फैसले को किसानों और जनता को परेशान करने वाला बताया। ये कहते जी 20,000 तो बस जमा नहीं करा सकते, सानू नजायज परेशानी इस गल दी कारोबारियों को बहुत दिक्कत है। हालांकि देश के ज्यादातर हिस्सों में छोटे और बड़े कारोबारियों ने माना कि इस फैसले से कारोबार बढ़ेगा। 2000 के नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फैसले के बाद लोग उनके पास रखे नोटों को ठिकाने लगाने लगे हैं, जिसका असर सोने की कीमत पर भी पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात के बाजार में लोग 2000 के नोट के एवज में सोना चांदी खरीदने पहुंचने लगे हैं। बताया गया कि 2000 के नोट में भुगतान कर सोना चांदी खरीदने वालों को 8 से 10,000 रुपए ज्यादा चुकाने पड़ रहे थे, और ऐसे लोगों से 10 ग्राम सोना खरीदने पर 5 से 10,000 रुपए ज्यादा लिए गए। यानी प्रति 10 ग्राम सोना 70,000 रुपए में बिका है। वहीं 1 किलो चांदी के दाम 80,000 तक पहुंच गए। ऐसा तब है जब बाजार में 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 60,275 रुपए है। दरअसल जिन लोगों के पास ज्यादा मात्रा में 2000 के नोट हैं, वो अगर बैंक में इसे जमा करने जाएंगे तो उन्हें इस पर अपनी सालाना कमाई के आधार पर टैक्स भी देना पड़ेगा। इसके अलावा ज्यादा कैश रखने पर सरकार उनसे पूछताछ भी कर सकती है। ऐसे में इन सब झंझटों से बचने के लिए लोग सोने का रुख कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जमाते इस्लामी के प्रमुख पर आत्मघाती हमला हुआ। बलूचिस्तान में जमाते इस्लामी प्रमुख सिराजुल हक के एक आत्मघाती हमले में बाल बाल बच गए। हमले के वक्त वो बलूचिस्तान के झोब में एक रैली के लिए जा रहे थे। विस्फोट में हमलावर की मौत हो गई, वहीं आसपास खड़े कुछ लोग घायल हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने फिर बड़ा ड्रोन अटैक किया। रूस के इस हमले में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। अमेरिका में सैक्रामेंटो में तेज रफ्तार टेस्ला कार ने कैदियों को ले जा रही एक बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 19 कैदी घायल हो गए। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के जंगल अब भी झुलस रहे हैं। जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए करीब 3000 फायर फाइटर्स को तैनात किया गया है। वहीं 10,000 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर की तलाशी ली गई। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में एक टीम इमरान के घर में घुसी और चप्पे चप्पे को खंगाला। पंजाब पुलिस को इमरान खान के घर के सर्च ऑपरेशन का वारंट मिलने के बाद इस तलाशी अभियान को अंजाम दिया गया। सर्च ऑपरेशन के लिए जो टीम आई है, मोहम्मद अली रंधावा कमिश्नर लाहौर की सरबराही में, और साथ डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर मौजूद है। उसमें साथ साथ आपको बताता चलूं कि एसपी ऑपरेशन लाहौर और साथ डीआईजी ऑपरेशन लाहौर भी सरबराही कर रहे हैं इस टीम की। सर्च ऑपरेशन के लिए अधिकारियों की टीम जब इमरान के घर के अंदर दाखिल हुई तो देसी और विदेशी मीडिया का जमघट लगा था। खबरों के मुताबिक इमरान के घर के अंदर मौजूद कमरों, सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के रहने के लिए बनाए गए कैंप, एंट्री और एग्जिट पॉइंट की तलाशी ली गई। यही नहीं, लाहौर के कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मुलाकात की। पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि इमरान के घर के अंदर 30 से 40 आतंकवादी छिपे हुए हैं। पंजाब की सरकार ने इमरान को इन आतंकियों को सौंपने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था।
लेकिन इमरान खान ने अपने घर में आतंकियों के छिपे होने की बात को नकारते हुए कहा कि पंजाब पुलिस पहले सर्च वारंट लेकर आए, फिर वो उसे घर के अंदर घुसने देंगे। जिसके बाद पंजाब सरकार वारंट लेकर आई और इमरान की रिहाइश का चप्पा चप्पा खंगाला। लेकिन इमरान के करीबियों की माने तो पंजाब पुलिस को घर से ना ही कोई आतंकी मिला और ना ही कोई आपत्तिजनक चीज। देखा जी, हमने तो उनको चाय पेश की है और चाय के साथ बिस्किट्स दिए हैं, वो चाय भी पी है, उन्होंने बिस्किट भी खाए। मेरा हाल है चाय और बिस्किट ले गए और तो यहाँ से कुछ नहीं मिला। इमरान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी इफ्तिखार घुमान ने कहा कि पुलिस की टीम चाहे तो दोबारा भी आ सकती है, बशर्ते अपने साथ सर्च वारंट लेकर आए। वो जब मर्जी आए हमें सर्च वारंट दोबारा दिखाएंगे, दोबारा हम उनको कहेंगे जब मर्जी आके यहाँ पे ना कोई बंदा मौजूद है जिसको वो तलाश कर रहे हैं, ना यहाँ पे वो कोई ऐसी क़यादत मौजूद है जिसके बारे में वो कह रहे थे। पीएम मोदी ने कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया को शुभकामनाएं दी। जापान के दौरे पर गए पीएम मोदी ने कर्नाटक के नए सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दोनों को शपथ ग्रहण की शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित हवन में शामिल हुए और हवन में आहुति दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजाजी नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग के कारण पास की सोसाइटी में रह रहे लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजा महाराजाओं और अमीर उद्योगपति घरानों में शादी विवाह पर पानी की तरह पैसा बहाने की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार पर जितनी रकम खर्च की उसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ब्रिटेन के वित्त विभाग ने बताया है कि महारानी के अंतिम संस्कार पर $200 मिलियन यानी करीब 1655 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। महारानी के अंतिम संस्कार में दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों समेत 2000 से ज्यादा वीआईपी मेहमान शामिल हुए थे, जिनके लंदन में ठहरने, आने जाने और सुरक्षा इंतजामों पर ब्रिटेन की सरकार को मोटा खर्च करना पड़ा था। ब्रिटिश संसद में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 760 करोड़ रुपए का खर्च गृह मंत्रालय को करना पड़ा था, जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा था, जबकि तमाम समारोह का आयोजन करने पर संस्कृति मंत्रालय ने 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की, जबकि मीडिया, ट्रांसपोर्ट और रक्षा मंत्रालयों ने मिलकर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 70 साल तक ब्रिटेन का ताज संभालने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ था और उनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर 2022 को पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया था। जम्मू कश्मीर में 22 से 24 मई तक G20 की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले ही चीन ने कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है और श्रीनगर में होने वाली G20 की बैठक में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। हालांकि पहले से ही चीन के इस बैठक में हिस्सा न लेने की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन अब चीन के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल बयान जारी कर मीटिंग का बॉयकॉट करने की पुष्टि की। चीन की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि वो श्रीनगर में प्रस्तावित G20 बैठक में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि ये बैठक विवादित क्षेत्र में हो रही है।坚决反对在领土争议地区举办任何形式的G20会议，也不会出席这种会议。G20 की बैठक में शामिल होना और ना होना ये चीन का निजी फैसला था, लेकिन विवाद तो तब बढ़ा जब उसने पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए श्रीनगर को विवादित क्षेत्र बता दिया। चीन के इस बयान पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत ने पड़ोसी देश को जवाब देते हुए दो टूक कहा कि भारत एक स्वतंत्र देश है और वो अपने क्षेत्र में कहीं भी बैठकें करने के लिए स्वतंत्र है। आर्यन खान ड्रग्स केस में सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से आज मुंबई के दफ्तर में 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की मांग की थी, जिसकी जांच कर रही सीबीआई ने समीर वानखेड़े से पूछताछ की। सीबीआई का आरोप है कि समीर ने न सिर्फ आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगे, बल्कि इस केस की जानकारी उन्होंने अपने सीनियर्स को भी नहीं दी थी। इस केस की पूछताछ के लिए समीर वानखेड़े जब सुबह सीबीआई दफ्तर के लिए निकले तो उन्होंने दावा किया कि सच की जीत होगी। और सिर्फ इतना ही कहना है, सत्य में विजयते, और कुछ नहीं कहना।
इससे पहले सीबीआई ने 18 मई को समीर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उन्होंने सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इसके बाद समीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 22 मई तक वानखेड़े पर कोई एक्शन न ले। साथ ही कोर्ट ने समीर वानखेड़े को भी सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। जी न्यूज़।